अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। एक मशहूर शेर का मिसरा है, मर्ज बढ़ गया जूं जूं दवा की। वही मामला आज ईरान और अमेरिका की जंगबंदी के माबैन नज़र आता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और मुज़ाकरात की लिए शराइत और तजावीज़ का तबादला हो रहा है, ठीक वैसे जंग टलने के इम्कानात की बजाय जंग शुरू होने के खदशात रोशन होते दिखाई देते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अमरीकी अखबारात और रसाइल की जानिब से आए दिन ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो जलती पर तेल का काम करती नज़र आती हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कि अप्रैल के महीने में या उसके आगाज़ में यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। अब ये एक्चुअली ईरानी दावे की तस्दीक करते हैं क्योंकि ईरान ने यूएई पर हमले के बाद जवाब पेश किया था कि यूएई ने उन पर हमले किए हैं, इसीलिए उन्होंने हमले किए। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा सदर ट्रंप ऑपरेशन फ्रीडम को बहाल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट्स और ख़दशात उस वक्त सामने आ रहे हैं जब सदर ट्रंप चीन जाने की तैयारी में हैं और दौरा चीन को ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने की वजह से दुनिया की मईशत मुश्किलात का शिकार है, तो दूसरी जानिब ईरान अमेरिका चपकुलिश दुनिया के लिए तीसरी जंग अजीम का दरवाज़ा खोलने या बंद करने का सबब भी बन सकती है। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या सदर ट्रंप दौरा चीन से पहले ईरान के ख़िलाफ़ जंग का तेबल बजाएंगे या फिर सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद मशरिक़ वस्ता में नए जंगी महाज को खोलने या बंद करने का फ़ैसला करेंगे। ख़त्ते की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पैनल पे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ सफ़ीर भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब, इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ साबिक एम्बेसडर मियां सनाउल्लाह साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। दिल साहब, ये ज़ाहिर है कि हम सिचुएशन पर बात करेंगे। आज हम जब बात करें 12 तारीख़ है, कल 13 है, अमेरिकी हिसाब से हम दौरा चीन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है और इसके अलावा भी अमेरिकी मीडिया मुतादिद अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कभी ईरान के हवाले से प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है कि यूएई ने अप्रैल के शुरू के दिनों में ईरान पर हमला किया, ये तो इस बात की तस्दीक करता है जिससे ईरान आगे जाकर मुज़ाकरात में या जवाबन किसी उज़र के तौर पर पेश कर सकता है दुनिया के सामने कि देखिए हमारी बात की तस्दीक हो गई। ऐसा अमेरिकी मीडिया जानबूझकर कर रहा है? स्ट्रेटजी है, पेंटागन की स्ट्रेटजी है या उनकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी लग रही है? शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया जी। आपके लिए और बाकी डिस्कशंस और व्यूअर्स के लिए बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जी जंग जब होती है तो उसमें केओस और कन्फ्यूजन बहुत होती है, फ्रेट्रिसाइड भी होती है और जंग के शुरू में हमने ये चीज़ें देखी भी और बहुत सारे ऐसे काइंड ऑफ फॉल्स फ्लैग मिसाइल्स थे, फॉल्स फ्लैग अटैक्स थे जिनके बारे में ईरान कहता था ये उन्होंने नहीं किए और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शायद इसराइल ने किए हैं। जहाँ तक यूएई की सरजमीन का ताल्लुक है, वो ईरान ने बहुत दफ़ा कहा कि यूज़ हो रही है और ये जो अभी आपने कहा कि अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूएई ने अप्रैल के शुरू में कोई हमले किए हैं, तो जब ईरान भी कह रहा है और ये मीडिया भी कह रहा है तो आदमी कह सकता है, वन कैन से कि अच्छा जी इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई, कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। बिकॉज एक सोर्स हो तो वो डिफरेंट होता है, जब दो सोर्सेज हों तो 100% नहीं तो चले 50-60% जो है ये पॉसिबिलिटी रहती। अभी इस तरफ आते हैं कि क्या ईरान की जो रिटेलिएशन है और ईरान के जो स्टैंड है क्या वो इसी तरह ही जारी रहेगा कि नहीं। मेरे ख्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त जो वॉर की सिचुएशन है, एक तो ये है कि जिस तरह है स्टेलमेट कंटिन्यू रहे, ये ब्लॉकेड जारी रहे, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान है दुनिया सारी को और सारी दुनिया इफेक्ट हो रही है, खित्ते के ममालिक भी इफेक्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों तरफ रियलाइजेशन ज़रूर है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि हिकमत से काम लेना पड़ेगा, ख़ासकर ईरान को, कि वो अपनी जो डिमांड्स हैं और जो इनका रेटोरिक है उसको वो किस तरफ लेके जाएं। एंड लाइकवाइज प्रेसिडेंट ट्रंप को भी थोड़ा बहुत गिव इन करना पड़ेगा स्पेस। ठीक है एम्बेसडर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन जो हमने रीसेंट ट्वीट अगर उसका देखें हम कालीबाफ साहब का, वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट द राइट्स
of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal. तो वो तो ये साफ कह रहे हैं कि ये है या नहीं है। तो आप समझते हैं कि ईरान इसमें अड़ा हुआ है या अमेरिका भी किसी हद तक अड़ गया है कि नहीं, हम ये 14 पॉइंट्स मानते नहीं, आप हमारे पहले 14 पॉइंट्स पढ़े, 15 पॉइंट्स हमने भेजे थे। बेसिकली दोनों डटे हुए हैं और ये ईरान में कहना, ईरान की तरफ से ये कहा जाना है कि 14 पॉइंट जैसे उन्होंने पेश किए वैसे ही एक्सेप्ट हो जाए, तो ये बात तो नेगोशिएशन में कभी नहीं होती। नेगोशिएशन होती इस बात पे है, गिव एंड टेक कहाँ आप कर सकते हैं, अपने कोर इश्यूज हिफाजत करनी चाहिए, आपको कर सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी दूसरे इश्यूज होते हैं वही तो सफारतकार उसको मिल बैठ के उसमें काट खराश करके उसको एक वर्केबल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर दोनों मुल्क ये सोचते हैं कि जी हमने पेश किया अपने दावे, अपना रेट्रिक, अपना एजेंडा, टॉप एजेंडा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर तो वो खुली वार है। और वार की तरफ जैसा जनरल साहब कहते, दोनों साइड नहीं चाहती, लेकिन बाज़ का वार जब स्टार्ट होती है, और वार तो इस वक्त अपनी हालत में है, जंग की हालत में है, तो ये मिसकैलकुलेशन और ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं, और ये फिर किसी को नहीं पता। यानी हम कह सकते हैं कि ये जहाँ पे अभी इस वक्त मामला रुका हुआ है, अमेरिका कोई मिलिट्री अभी एक्शन नहीं कर रहा है, ईरान की तरफ से भी नहीं आ रहा है, ये आप कह रहे हैं कि दोबारा शुरू हो सकता है अगर खुदा न ख्वास्ता मामला मजीद बिगड़ जाते हैं तो? नहीं, दोनों साइड से एक्चुअली अमेरिका ने तो खुल के कहा है कि जी वो मुमकिन है, कि वर्ड यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी, फिर कहते हैं मैंने डिसाइड नहीं किया, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमने टारगेट ना डिटरमिन किए हुए हैं और हम उससे किसी वक्त भी सकते हैं। एक बात थी जो जेहन में थी लोगों के कि जी ये चाइना जा रहे हैं, शायद उसकी वजह से ऐसा कोई हरकत ना करें, लेकिन अगर ये चाइना खाली जाते हैं, इसी सूरत हाल के साथ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना का जो लेवरेज है ईरान पे, उसको ये मैक्सिमाइज करें और करने की कोशिश करें, और चाइना इनके साथ देगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि चाइना तो जो है वो 50% मिडिल ईस्ट से जो तेल लेता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, गो के चाइनीज़ जहाज़ों को जाने दिया गया है ईरान की तरफ से, मगर उसके बावजूद दुनिया पर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। एवीएम साहब मौजूद हैं। एवीएम साहब, बड़ी अच्छी बात जो है वो कही है, दोनों जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने कहा कि दोनों पार्टीज़ यानी कि ईरान और अमेरिका इस वक्त अड़े हुए हैं, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी है इसके अंदर जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों इंटरव्यू भी दिया है नेतन्याहू ने, क्योंकि ये एक्चुअली तो अगर आप सेंटर बर्नी सैंडर्स का ट्वीट देखें रिसेंट वाला भी, तो वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू के कहने पर ये जंग स्टार्ट हुई है, जो कि पूरी दुनिया जानती है। अभी जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि ये जंग किसी भी मोड़ पर दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि एक ड्राफ्ट खेलते खेलते किसी एक चीज़ पर आकर इत्तेफाक हो भी सकता है आफ्टर द चाइनीज़ विजिट? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बिल्कुल सही मौजू के ऊपर ठीक बात हो रही है। बर्नी सैंडर्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, और हम सब जानते हैं कि जंग नेतन्याहू ने ही करवाई, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि एप्स्टीन फाइल का एक करके पूरा प्लान करके एक स्टेज करके एक चीज़ को, और वो किया इसलिए गया कि नेतन्याहू जो है, या ज़ायनिस्ट जो लॉबी है, रजीम है वहाँ पे, वो अमरीकियों को एक्सप्लॉइट करके करता रहे। ये बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए कि इस सब की आड़ में, बाकी तो मैं बाद में आऊँगा कि ये अभी क्या शुरू होगी या नहीं, मेरा क्या ओपिनियन है, इस सब की आड़ में एक बंदा जो मुसलसल अपनी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को पूरा कर रहा है, वो नेतन्याहू है। ना वो उसने गाज़ा में उसने जो रिस्पेक्ट की है सो कॉल्ड सीज़ फायर जिसको कहते हैं, और लेबनान में देखिए कि हर रोज़ वो 3 से 4, 5, 6 विलेजेस को, टाउन्स को नोटिस देते हैं 24 आवर्स का, उसके बाद बॉम्बिंग करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग, उसको
उसको रबल्स में करके उसके बाद वो अपनी वो जो रेडीमेड वो स्लैब्स लेके तो अपनी दीवार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। वो अपने काम में लगा हुआ है, वो इस तरफ नहीं आ सका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन में, तो उस तरफ जा रहा है। तो वो अपना काम में लगा हुआ, उसको कोई नहीं देख रहा है इनमें से बड़ी ताकतों में से सबको, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप के थ्रू सबको अपने तेल की, इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की और इन चीज़ों की डाल दी है। मैं एग्री करता हूं कि अभी तो ये चूंकि परसों इसने चीन जाना है, अनलेस ये पिछली दफा की तरह कैंसिल करे, अभी तो कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसके हार्ड लाइनर और इसके लॉयलिस्ट सारे इसकी तरह के हैं, और वो हार्ड लाइनर हैं या दे आर इनसेन माइंड्स, वो सारे अभी यही कह रहे हैं कि अभी चाइना जाना है तो अभी तो नहीं करेगा। लेकिन वो कर्सिव जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो इसके बाद वेरी सीरियसली सोच रहे हैं इसको दोबारा शुरू करने के लिए। मेरे नज़दीक दोनों अड़े हुए बात को मैं इस तरह से कहूँगा कि ईरान के लिए मैटर ऑफ प्राइड है, मैटर ऑफ प्रेस्टीज है, इसके लिए ईगो का मसला बना हुआ है। ये डेफिनेटली चीन जाना चाहता था एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ या अपर हैंड के उसके साथ जाना चाहता था, जिसमें सबसे बड़ी चीज उसने अब उनके जो एनरिच्ड तमाम जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेकर इस तरह के एनरिच यूरेनियम को और सारी उनकी एटमी तंसीबात को खत्म करने का, फैसिलिटीज को, ये आप देखें इट्स वेरी इलॉजिकल। आप अपना पीसफुल पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर नहीं, तो ये फ्रस्ट्रेशन है जिसकी कल उसके अल्फाज देखे ना, नॉर्मल भी कोई उसके अल्फाज अच्छे नहीं होते ट्रम्प के, लेकिन ये कि इट्स अ पीस ऑफ गार्बेज, इट इज स्टूपिड। अब ये इस तरह के वर्ड उसको इसको कहना, उससे कोई रीजन नहीं दी कि क्यों नहीं है, एक्सेप्ट बाद में कि जी न्यूक्लियर के ऊपर वो हम इसको नहीं करने देंगे। तो इट मोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ट्रम्प की। लेकिन आई वुड ऐड वन पॉइंट हियर इब्राहिम साहब, जो कुर्द के हवाले से ही स्टेटेड कि वी थॉट दैट दे माइट गिव वेपन्स टू लेमैन एंड दे विल कम आउट, ये भी रिसेंट का ही उनका बयान है, और वो बड़े डिसअपॉइंटेड लगे विद कुर्द्स। तो इसका मतलब है कि जो ट्रम्प साहब को स्केच खींच के इधर वे नेतन्याहू की तरफ से या उनके जो दाएं और बाएं मौजूद हैं, कुशनर और विटकॉफ या दीगर जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो भी प्लान दिया गया था वो हुआ नहीं था। हेग्जिट है बिल्कुल, तो वो हुआ नहीं है। बट एक पॉइंट मैं चाहूँगी, मैं इस पर तीनों का कमेंट ले लूँ, वो ये है मेजर साहब के चाइना का जो दौरा, जिस पे भी इब्राहिम साहब बात कर रहे थे कि अभी वो ये देख लेते हैं कि चाइना से हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे वेदर वी हैव टू कंटिन्यू दिस और नॉट। मुझे बताएं कि ऐसा नहीं लग रहा, महसूस हो रहा कि अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी बात लाकर चाइना पे रोक दी है? और आपको क्या लग रहा है, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट चाइनीज़, तो आपको लग रहा है कि चाइना से कुछ मिलेगा? जी, आई थिंक आपका जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, आई थिंक इट इज़ राइट। जहाँ तक चाइना के विज़िट का ताल्लुक है, उसमें टॉप ऑफ द एजेंडा 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो ये 3 वॉर्स हैं जिनके बारे में बात होगी, लेबनान की हो सकती है, यूक्रेन की हो सकती है, और ईरान और इजराइल और यूएसए की जो जॉइंट वॉर है, इनके ऊपर बात। और मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि चाइना विल गो ऑल आउट कि पीस हो जाए, और स्पेशली मिडल ईस्ट में, क्योंकि चाइना की अपनी डिपेंडेंसी भी है ऑयल के ऊपर, चाइना का ट्रेड भी है, और चाइना इज़ मोर वरीड के जी जो चोक पॉइंट्स हैं जैसे मलाका है, बाबुल मंदब है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये खुल जाएं। क्योंकि चाइनीज़ जो फ़िलासफ़ी है वो है कि मिल के काम करना है, और इसीलिए उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया। और जो पहले 1 बेल्ट 1 रोड था, और अभी उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम कर दिया। तो ये इसकी सक्सेस भी डिपेंड करती है कि जब तक ये सारी आबी गुजरगाहें खुली होंगी, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ज़मीनी है जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जिसमें 6 कॉरिडोर्स हैं, पाकिस्तान भी है और इसके अलावा ज़मीनी भी है। नंबर 2 बात यह है जी कि उनका कारोबार है बहुत बड़ा चाइना का और अमेरिका का आपस में। अमेरिका की डिपेंडेंसी उनके ऊपर सप्लाई चेन के लिए है, और जो मैग्नेट्स हैं उनके लिए भी है। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड की जो एक यूँ कह लें टिल्ट है, वो इसी तरफ है कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए और पीस हो जाए। तो मेरे ख्याल में चाइना की विज़िट जो है वो पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट साबित हो और ये जंग बंदी की तरफ आगे चल पड़े। ठीक है। अच्छा एम्बेसडर साहब, लेकिन चाइना क्यों करेगा? चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स वापस क्यों बहाल करेगा एक्सपोर्ट करना अमेरिका को, वो भी ईरान के लिए? मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि अगर ईरान के ऊपर रखकर निगोशिएट करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, तो कोई है कोई उनके लिए खुशखबरी कि नहीं होगा? आपको ये मेजर पावर्स के डीलिंग जो
उसका अपना लेवल होता है। आपकी बात जो आपने किया है रेयर अर्थ वगैरह का, ये प्रॉब्लम है ट्रेड के, ये प्रॉब्लम है जरा स्ट्रेटेजिक किस्म के, और इनके अपने खाने अलग हैं, इनकी नेगोशिएशन जारी और सारी रहती है। जिससे जनरल साहब बता रहे थे कि बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसी है, और वो बल्कि जो समिट हो रही है वो उसके सरे फहरिस्त उस लिहाज से नहीं, ये टॉपिक जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है ये नहीं होंगे, वो बायलैटरल होंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल सेगमेंट आएगा उसमें ये तीनों चारों क्वेश्चंस या इश्यूज जो होंगे इस पे खुल के बात होगी, क्योंकि दोनों के मेजर पावर्स के और इस वक्त सबसे बड़ी ताकतें थे, तो इनके इकोनॉमिक और इनके स्ट्रेटेजिक रिलेशन मर्ज कर रहे हैं, और वो जब मर्ज करते हैं तो उनकी कोशिश ये है कि उस चीज को बढ़ावा मिले जिससे दोनों के लिए आसानियां पैदा, तो ये आसानियां उसी सूरत में पैदा होंगी जब ये हुर्मुज़ खत्म होगा, खत्म होगा, और दूसरा ईरान उसकी तरफ न्यूक फाइल को तकमील तक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं ले जाएगा, बल्कि उसमें उसको अश्योरेंसेस देनी पड़ेगी कि वो जो पहले एग्रीमेंट किया था उसी के करीब करीब वो चले जाए। उसमें पॉसिबल है कि ईरान जीरो ना इनरिचमेंट की बजाय उसको कुछ दे दे जो IAEA में उसको अलाउड भी है, क्योंकि वो मेंबर भी है NP उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अंदरूने खाना क्या हो रहा है उसका ना मुझे पता है, राय कर रहे हैं, इनमें से अक्सर लोगों को शायद पता नहीं है। तो ये तो हम तक तो समझ में बातें वही आई हैं जो प्रेस में आती हैं, तो इसलिए कुछ कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है क्योंकि ट्रेंड इसी तरफ है, प्रैग्मेटिज्म इसी तरफ है, और ना तकाजा भी वक्त का यही है कि जी आप सुलह की तरफ जाएं, एग्रीमेंट की तरफ जाएं। बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा ईरान के लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट परफेक्ट अमेरिका के लिए भी नहीं होगा। ये वो बातें नहीं होंगी, दोनों पार्टीज को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तक दिखानी पड़ेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रंप साहब बहुत कुछ चाइना से लेना चाहते हैं। टैरिफ लगाने का भी मकसद ये था कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका की बात करते थे। वो चाहते ये थे कि अमेरिका का बिजनेस अमेरिका में स्टार्ट हो, अमेरिका से बने, और फिर पूरी दुनिया वैसे ही खरीदे जैसे चाइना से माल खरीदती है। वो भी नहीं हुआ। फिर वेनेजुएला वाला एपिसोड हुआ, उससे भी चाइना को खास डैमेज नहीं हुआ। नाउ बिकॉज 50% तेल जो है चाइना का वहाँ से आता है, बावजूद इसके कि चाइना के पास अभी भी 4-4.5 महीने के रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गैलियम हो गया, डायस्पोरियम हो गया, ये वो चेन सप्लाईज हैं जो चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो देता रहा है USA को, जो बंद किए गए हैं वो धाते जो डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं, जो ये ज़ाहिर है कि हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट्स उनसे इस पर बात भी करेंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे पाकिस्तान के किरदार को कहाँ देख रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और इजराइल US जंग के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी एक मुआशी जंग जारी है, जिस पर जो वज़ीर पेट्रोलियम मसनूआत है वो कहते हैं कि जो लेवी जिसका डायरेक्ट ताल्लुक विफाक के साथ है, विफाक को जाती है, वो 160 रुपये तक भी जा सकती है। सुनने में शायद ये अमाउंट बहुत कम लगती है, लेकिन इस वक्त आवाम 416 रुपये का पेट्रोल ख़रीद कर अपनी बाइक्स और गाड़ियों में डाल रहे हैं फ़ी लीटर। जाहिर है दुनिया में इसका इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन हमारे पड़ोसी ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ साबित हुई है। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि जंगी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया इस लपेट में है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से, लेकिन हमें कभी खबर दी जाती है कि LNG का एक और कार्गो जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्रॉस कर गया है, एक और पेट्रोल लेकर जहाज़ जो है वो पहुंच चुका है कराची बंदरगाह पे। दूसरी तरफ हमें ये बताया जाता है अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ से कि लेवी जो पेट्रोल लेवी है वो 160 रुपये तक जा सकती है। ये इतना ज़्यादा रिफ्ट क्यों है चीज़ों में, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है?
So let's try and understand. मिडल ईस्ट वॉर से पहले बिल्कुल ठीक है, तेल $65-70 का था, आज ब्रेंट जो है $107 पे एज वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो एक तो तेल की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ, तेल की अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हुई। पाकिस्तान जब इस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में गया तो उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं थे, सिर्फ कमर्शियल 27 दिन के रिजर्व्स थे। एलएनजी का फोर्स मजोर हो गया, जिसका मतलब है 9 कार्गोज जो थे एलएनजी के 8 के करीब आते थे कतर से, एक ईएनआई इटली से, वो भी आना बंद हो गए। तीसरी बात इस तरह से है कि जो प्राइसेस हमने एग्री की हुई थी पेट्रोलियम लेवी की मद में, यानी कि हमने ये कहा हुआ था आईएमएफ से कि 160 रुपए, 80 रुपए पेट्रोल पे और 80 रुपए डीजल पर डालकर कस्टमर को पास करेंगे और इससे 1468 अरब 1468 बिलियन कलेक्ट करेंगे। ये था सारा पस मंजर जिसमें हम वॉर में गए एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। पहली बात ये हुई कि हमने जब प्राइसेस इंटरनेशनल पास थ्रू की, वो भी हमें प्राइस उस वक्त का पास थ्रू करने के बाद फिर कुछ अरसा रुके, आईएमएफ से बात की, बट देन निगोशिएट नहीं किया। इस वक्त 117 रुपए की लेवी है इस वक्त पेट्रोल पे, ठीक, और 43 रुपीस के करीब लेवी है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एज पर द डिमांड ऑफ आईएमएफ जो 80 रुपए पे रुकनी चाहिए थी लेवी जो हमने लगा चुके हैं, हम उससे भी एक्सीड कर चुके हैं पेट्रोलियम लेवी पर। और ये डीजल की आप बात नहीं कर रहे, आप पेट्रोल की बता रहे हैं कि 17 ये पेट्रोल हो गया। डीजल पे हमने 80 की बजाय 43 रुपीस के करीब रखी हुई है। इन दोनों को ऐड करें तो ये 160 बन जाती है। तो जो आईएमएफ से तय किया था मनोअन उस पे हैं। इसमें 2-3 बातें वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है इन्फ्लेशन का, क्योंकि 15% आ गई है हमारी जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है, ये वो अशाए खुर्दोनोश हैं जो फरवा आप जाकर बाजार में 51 डेली की बेसिस पे खरीदती हैं। सीपीआई जो ब्रॉडर इन्फ्लेशन का हमारा मेजर है वो भी 11% पे चला गया। आईएमएफ को हमें ये कहना चाहिए कि ये मुल्क बड़ा पिक्यूलियर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पब्लिक नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में यूज होता है डीजल बहुत, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेट कैरी होता है रोड्स पे और ट्रांसपोर्ट सारी रोड्स पे कैरी हो रही है। सो वो सारी फॉसिल फ्यूल पे है, 85% डिपेंडेंट है। 30 मिलियन मोटर बाइक्स हैं पेट्रोल डिपेंडेंट है। सो उस तरह से आप बढ़ा नहीं सकते। आपको जब तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी तो इस लेवी को 160, 80 की बजाय कम करके मेरे ख्याल में 60 रुपए कर देना, यानी कि 120 रुपए के करीब कर देना चाहिए था। क्यों कर देना चाहिए था? इससे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मुल्क में संभल जाता। और दूसरी बात यह कि आप 1468 अरब कलेक्ट करने के लिए आगे ही तैयार हैं पूरी तरह। जो अभी तक कलेक्शन हमें दिखाई दी है 1468 तो कलेक्ट हो जाना था। सो आई वुड स्टिल हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद द आईएमएफ। एक और वजह इसकी यह है कि ये बहुत तवील हो गई है जंग। अगर स्पाइक्स आते और नीचे आ जाते तो चले पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, चूंकि इसको बहुत अगर लेमैन की जबान में मैं आपसे पूछूं, 12 खरब रुपए आप पेट्रोलियम लेवी की मद में इकट्ठा कर चुके। आपने 19 खरब रुपए गुज़श्ता 9-10 महीनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। एक आम सारिफ जो है वो ज़ाहिर है कि 2-2 हाथों से हुकूमत को पैसे दे रहा है। क्या ऐसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है स्टिल अभी भी आईएमएफ से बात जब नहीं भी कर रहे हैं कि आप कम से कम आम आदमी को थोड़ा मार्जिन तो दें कि वो समझ पाए कि उसने कहा कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं, हुकूमत को देने हैं, उसको बदले में मिल क्या रहा है? बिकॉज पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर दिस। देखिए, एक तो ये ब्रॉडर क्वेश्चन है कि चूंकि हमारी टैक्सेशन का निज़ाम 683 अरब रुपए शॉर्टफॉल से आ रहा है इस साल, 683 फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स रह गए। ये अगर और बढ़ गया तो हम अपना टारगेट फंड के साथ नहीं मीट करेंगे। सो वो एक प्रॉब्लम है। एक्सपेंडिचर कट आपने 173 बिलियन का किया है पीएसडीपी का, ये और कर सकते हैं। सो दैट्स वन वे। प्रोविंसेस फ्लश है मनी से। इसका क्या मतलब है? उन 1200 अरब तो शायद पंजाब का है, 800 अरब सिंध का है, 2-2.5 अरब रुपया इस वक्त पीएसडीपी है डेवलपमेंट बजट, वो काट सकते हैं। हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर उसने ऑस्टेरिटी जून 13 तक बढ़ा दी है, उसको और जिसे कहते हैं सॉलिडिफाई कर सकती है। और फिर असल बात तो ये है ना कि आज भी ये तय कर लें कि ये कोविड 2 में से तो फिर वैसे ही गुजर गए हैं। जब कोविड 3 या कोई एक और शॉक आएगा तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, बिजली पन बिजली से बननी चाहिए, लोकल गैस जो है वो निकालना जरूरी है, एलएनजी से डिपेंडेंट से निकलें।
पाकिस्तान का जो सोलर है बहुत अच्छा चला है, 25% इस वक्त सोलर का एडिशन है, बट रात को बैटरीज के लिए क्या इंसेंटिवाइज करना है, विंड से बिजली बनाएं, ये बातें हो गई। अब देखिए ना, असल बातें कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म में और कोई इसका हल नहीं है। इंडिजनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये है कि ट्रेन इलेक्ट्रीफाई हो, उस पे फ्रेट कैरी हो, ना कि हम डीजल मंगवा के फ्रेट कैरी करें। ट्यूबवेल जिसपे आपका काश्तकार डिपेंडेंट है, उससे निकालें, उसको सोलर पे लाएं, बैटरीज दें, ताकि वो 24 घंटे अपना ट्यूबवेल चलाए। देखिए, जब तक मुल्क के स्ट्रक्चर्स नहीं ना तब्दील करेंगे, तो कोविड-3 में आप, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, पाकिस्तान हूं ना हूं, आप मुझे ले लेना, मैं डॉक्टर साहब स्ट्रक्चर तब्दील करने के ऊपर तो हम हर बजट से पहले भी बात करते हैं। आई एम श्योर बजट से पहले भी मैं आपको लूंगी, बजट के दौरान भी लूंगी, तब भी हम आपसे पूछेंगे। अभी तो बजट आना बाकी है, उसमें तो अभी वो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बट व्हाट इफ, जैसे कि ईरानी लीडरशिप हमें ये बता रही है, दुनिया को बता रही है कि अगर ये जंग मजीद तवील होती है तो यही जो ऑयल है वो $200 फी बैरल तक भी पहुंच सकता है। फॉर इंस्टेंस लाइक वो चले 180 तक पहुंच गया। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करने वाला है फिर। अभी से ये हाल है तो उस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करें फिर हम? देखिए, एक तो बात है कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो फौरी तौर पे जो अभी हमने बात की है वो नहीं कर सकती, ये बात दुरुस्त है। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के पास एक ही चीज है करने वाली, वो है कि अपनी डिमांड को डिस्ट्रक्ट करें, अपनी एनर्जी को एफिशिएंट करें और अपनी जो बिजली, पानी, गैस और पेट्रोलियम का यूज है वो ड्रास्टिकली 10 से 20% घटा दें। इसके अलावा कोई चारा नहीं। $1 अरब मार्च और अप्रैल में एक्स्ट्रा पे किया है पाकिस्तानियों ने to import the oil that has been imported compared to last March and April। अगर अपनी तर्ज जिंदगी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये तीनों नहीं बदलेंगे और ड्रास्टिकली नहीं बदलेंगे, आपकी बात में वजन ये है। मेरा ये ख्याल था कि मई में जब हम एंटर हो रहे होंगे तो फरवा को मैं कह रहा हूँ कि वॉर इज नाउ ओवर, हम ग्रेजुअली ऑयल को नीचे जाता देखेंगे। बट जो लास्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट प्लस यूएस के दरमियान हुआ है, एंड इवन द यूएस अथॉरिटीज आर लीविंग फॉर चाइना ऑन ट्यूसडे, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जंग तूल पकड़ गई है। सो वी हैव टू कंजर्व, वी हैव टू बी एनर्जी एफिशिएंट, अपनी जिंदगी चेंज करें। मैं एक बात फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कहता हूं। जी प्लीज क्विकली, आई मस्ट से वन थिंग बिफोर यू लीव मी। देखिए, ये डिसाइड कीजिए कि आपका जो 10% पेट्रोलियम का बिल है वो इस माह कम आएगा, आप पानी 10% कम इस्तेमाल करेंगे, आप बिजली 10% कम इस्तेमाल करेंगे, आप गैस दोपहर को 12 से 2 आती है, आप दोनों वक्त की रोटी उस वक्त पका लेंगे ताकि शाम को आपको ना यूज करनी पड़े। I am being really honest with the people of Pakistan. And that needs collective effort. मैं lastly quickly आपसे पूछना चाह रही हूँ, if I ask you about estimate, अगर ये हो जाता है, hypothetical है, where do you see the oil price in Pakistan? अगर जंग तवील हो जाएगी तो ऑयल प्राइस ऐड करनी पड़ेगी। मैं अब भी समझता हूँ कि चाइना के विजिट के बाद लेट्स होप 15, 20, 30 कुछ भी बढ़ सकती है, वो तो अब डिपेंड करता है कि ब्रेंट। एक और बात अब इंपॉर्टेंट ये, जो मैं कीमत $160 कोट कर रहा हूँ, ये है पेपर प्राइस जो मैं न्यूयॉर्क की देख रहा हूँ इस वक्त जब मार्केट खुली है। एक्चुअल में जब अरेबियन लाइट या हम दुबई प्लैट्स खरीदने जाते हैं या रशियन खरीदने जाते हैं, उसकी फिजिकल की कीमत इससे भी ज्यादा होती है। तो आई कांट प्रिडिक्ट, बिकॉज मुझे मालूम नहीं है कि उस वक्त जब सौदा होगा पीएसओ का तो वो किस भाव पे होगा। आखिरी बात ये है कि गवर्नमेंट इस काम से निकल जाए। अगर प्राइसेस को डीरेगुलेट कर देंगे ना, तो एक कंपटीशन होगा। जैसे आपके पास 4 है ना, इसको आसानी से इस तरह समझिए, आपके पास, आप जोंग के पास जाएं, पीटीसीएल के पास जाएं, यूफोन के पास जाएं, सो देयर इज अ कंपटीशन। देखें कीमत कितनी गिरी है। इसी तरह अगर आप इसको भी डीरेगुलेट कर देंगे और इस काम से निकल जाएंगे। अब मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान का पेरिनियल प्रॉब्लम तो गवर्नेंस है ना। आखिरी बात, 2018 में टेबल पे ये फैसला हुआ था कि हम इसको डीरेगुलेट कर देंगे। 2026 में, और मैं उस टेबल पे मौजूद था इसलिए आई नो कि क्या फैसला था। 2026 में मैं आपको आज भी वही चीज कह रहा हूं, टेबल पे पर आपके साथ बात कर रहा हूं कि डीरेगुलेट कर दें इसको। एग्जैक्टली और देखना ये कि वो करेंगे भी कि नहीं करेंगे, इसके बाद कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में गुफ्तगू की कि पाकिस्तानी अवाम जो चीख रही है इसके पीछे असल कहानी है क्या। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक। एवीएम साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के किरदार की बात करके गई हूँ, वो भी जानना चाहूँगी कि आप कहाँ देख रहे हैं उसे, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी बातचीत और निगोसिएशन में मुआवनत तो दे रहा है, लेकिन साथ एक छोटा सवाल और भी ले लें, वो ये है कि मिडिल ईस्ट क्या सोच रहा है, और मिडिल ईस्ट से बढ़कर गल्फ़ क्या सोच रहा है, क्योंकि गल्फ़ की सिक्योरिटी अमेरिकन के पास थी, बड़ी खामोशी छाई हुई है वहाँ पर, कोई तब्दीली तो नहीं आने वाली? तब्दीली आ चुकी है। पहले मैं पाकिस्तान के रोल की बात करूं। देखिए, एक छोटी सी बात करूंगा। आई स्टिल होल्ड माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, कि ये सारा पिछले साल पाकिस्तान भारत का पहले करवाया, उसके बाद जून में ईरान पे कोशिश की, फिर इस साल ये जो सारा कुछ हुआ, इसका एक जो ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव अमेरिका का है। ईरान वाले केस में तो नेतन्याहू का और उसका जो है कंबाइन हो गया था ट्रंप का, लेकिन वो है दैट इज दी टू कंटेन चाइना, सीधी सी बात, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो इसलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, साइलेंट ऑपरेटर है। उसने जिस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जिस तरह उसने किया है, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। अब इस जो विजिट कल परसों हो रही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चाइना इज गोइंग टू टेक अ फर्म स्टैंड, क्योंकि सारा कुछ ग्लोबल लेवल पे जो 1v1, 1 वर्सेस 1 है, वो उसका इंटरेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद बेहतर पोजीशन में होंगे हम कोई भी चीज़ जज करके एनालाइज करने में कि क्या इसके बाद ईरान के ऊपर ये जंग बंद हो जाएगी। बिकॉज देखिए, चाइना के पास ईरान भी होके आया है, ईरान के वजीर खारजा जो चीन भी गए हैं, रशिया भी गए, जिन दो को एज ए गारंटर मांगा है उन्होंने कि ये दो पावर जो है ये सीज फायर नहीं बल्कि एंड ऑफ वॉर के गारंटर होने चाहिए। तो चाइना को जो मेरे हिसाब से, आप देखें ना, वेनेजुएला से मैक्सिमम तेल चाइना ले रहा था, जितने भी उसके लेने वाले थे, इंपोर्ट करने वाले थे, वहाँ सबसे बड़ा चाइना था। फिर यहाँ से चाइना का मेजर जो आता है। रही बात रेयर अर्थ मिनरल की, तो चाइनीज वर अगेन वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अमेरिकन। आप डेन ज़ाओपिंग की एक सर्च करें, आपको मिलेगी, बिकॉज इन दोज डेज आई विजिटेड फ्रॉम द एयरफोर्स चाइना 1985-86 में। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव एज ए नेशन लिया था, रेयर अर्थ मिनरल, बिकॉज दे सेड के 50 ईयर दिस ऑयल इज गोइंग टू गो, और सारा कुछ जो है ना, रेयर अर्थ मिनरल जो मैक्सिमम उनके पास है चाइना के पास, वो शुरू होगा। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी क्लियर है। दूसरी बात यह है कि वाई इसमें क्यों होगा कि आपने देखा कि जैसे ही पिछले साल सीज फायर हुई इंडिया पाकिस्तान की, अभी जो हमारे मोहतरम दोस्त ने जिक्र किया कि उनके बड़े जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं चाइना के, अमेरिका के, बिल्कुल वो अपनी जगह सही कहा उन्होंने कि जिस दिन एक शाम पहले जेडी वैंस और ट्रंप कह रहे थे वी गॉट नथिंग टू डू, इंडिया पाकिस्तान का जो मर्जी करे, जब हमने उनकी चुकाई कर दी, जंग बंदी हो गई, तो अगले ही दिन टैरिफ ठीक हो गया चाइना का। इट केम डाउन टू 10%, जो 25-30% पे ले गया था अगले ही दिन। तो वो उनके इंटरेस्ट अपनी, बेसिकली इज अ बिजनेसमैन। तो आई थिंक पाकिस्तान का रोल अब इस हद तक रहेगा कि अगर मीटिंग कहाँ पे होती है, आई थिंक वो दोनों कंट्री जो है, दोनों साइड जो है, वो एक बेहतर जगह जो पाकिस्तान को समझते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेनेवा या कहीं और, जो शायद ईरानी जाना पसंद नहीं करेंगे, अनलेस इट्स चाइना बीजिंग में करना चाहते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान ने अपना ज़बरदस्त रोल अदा किया है। पाकिस्तान, इट्स अमेजिंग कि हमने जिस तरह से अपनी जंग बंदी करवाने का जो दिया था ट्रंप को, हमने उसका बदला चुका दिया हमने ट्रंप की जंग बंदी करवा के। बट आई थिंक पाकिस्तान विल रिमेन। दूसरे रीजन की मैं तरफ बात हूं कि रीजन जो है गल्फ रीजन, इसमें टूट फूट है। अब यूएई हैज क्लियरली टेकन साइड्स विद इजराइल, दैट्स अ वेरी क्लियर। इजराइल ने अपना आयरन डोम वहां पे शिफ्ट किया है अभी, बिल्कुल। और ईरान ने क्लियरली कह दिया कि अब ये नेक्सस है ईरान का और यूएई का और इजराइल का। सो टूट फूट तो हो गई है, जिसके आप देखिए कि अलायंसेस नए बनेंगे, जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियरी। आई होप वी आर नॉट बेनिफिशियरी ओनली जस्ट टू गेट द मनी फ्रॉम देम, बट अपने भी अंदर हमें चाहिए इकोनॉमिकली उसको डेवलप करें। बट न्यू अलायंसेस बनेंगे जैसे ही ये चीज रिजॉल्व होगी, ये वो गल्फ या जीसीसी नहीं रहेगा। ठीक ठीक, यही सवाल मेजन साहब आपसे है। वो कह रहे हैं कि न्यू अलायंसेस बनेंगे, और इस नए चैप्टर में, नए अलायंस में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाता हूँ। जब अमेरिकन वॉर ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है तो पहले तो उन्होंने कहा जी रिजीम चेंज है, न्यूक्लियर है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी और इजराइल का भी इस खत्ते में है, वो ये था कि ईरान जो है इट शुड सीज टू रिमेन अ चैलेंज टू इजराइल, और उनको इतना ज़्यादा मॉल किया जाए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाए, इतना ज़्यादा वीक किया जाए, और अभी जैसे ये न्यूक्लियर के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ताकि वो चैलेंज ना रहे और उस खित्ते में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाए। और उस नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इजराइल जो है वो लीडिंग प्लेयर हो या रीजनल पावर बन जाए अनकंटेस्टेड।
नंबर 2, जो रीजन की बाकी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी हमले हुए, हालांकि उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला और गारंटीज जो थी यूनाइटेड स्टेट्स की थी। एग्जैक्टली। जब वो नहीं मिली तो इसका मतलब है उनके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी का एहसास डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी अपनी दूसरी ऑप्शंस को देखेंगे। नॉट कि वो स्टेट में डिटैच हो जाएंगे यूएसए से क्योंकि उनके इंटरेस्ट इंटरट्वाइंड है, बट दे लुक फॉरवर्ड टू अदर साइड्स, और उसमें नए अलाइंसेस भी बन सकते हैं, वो खुद को भी डेवलप करेंगे। और जिसमें एक स्टेप तो ऑलरेडी चल चुका है आगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो गया। एग्जैक्टली। तो यानी हम कह सकते हैं कि फिर आने वाले कुछ सालों में, दिनों में गल्फ पाकिस्तान के साथ भी शायद कुछ इस तरह का इंटरेस्ट ले रहा है। जी, ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो चुका है, लेस यूएई। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका जो व्यू है पाकिस्तान का वो पॉजिटिव है, दे व्यू पाकिस्तान पॉजिटिवली एज अ स्टेबलाइजर, एज अ हेल्पर। और पाकिस्तान ने उनकी लॉन्ग टाइम बैक, अगर आप देखें तो पिछले 50-60 साल पहले जब वो उनकी जो मिलिट्रीज थी, उनकी जो एयर थी, जो उनकी नेवीज़ थी, उनकी इकोनॉमी, हर चीज़ में पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट किया। और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी के लोग वहाँ पे रहे, उनको ट्रेन किया, उनको यहाँ पे ला के ट्रेन किया और उनको खड़ा किया। तो इंशाल्लाह ये रोल दोबारा रिवाइव होगा और बहुत सारी कंट्रीज खत्ते के जो है पाकिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के लिए रिलाई करेंगी। ये अच्छी वैसे खबर है, हाँ, भरोसा भी करेंगी, रिलाई भी करेंगी। लेकिन एम्बेसडर साहब, आपसे मैं थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट करके ये पूछना चाह रही हूँ कि फिर ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि जो गवादर इस वक्त थोड़ा एक्टिव हमें नज़र आ रहा है, गवादर पोर्ट, अच्छी बात है, आने वाले टाइम पे हमें ये एक्चुअली फुली फंक्शनड नज़र आएगा, जो कि ज़ाहिर है कि सिर्फ पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है, चाइना भी यही चाहता है कि हम थोड़ा सा इसको और वे फॉरवर्ड देखें। इसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये सेटल नहीं होगा। जो खत्ते में अभी चेंजेस आई हैं, और मैं अलायंसेस होते हुए नहीं देख रहा, ब्लॉक्स बनते हुए भी नहीं देख रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए देख रहा हूँ। और अगर ब्लॉक्स होंगे तो वो सिर्फ खत्ते की जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। अरब ना पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स में वो ज्यादा अहम और नुमायां होंगे। जिस तरह बात कही गई है कि वहाँ चेंज आ गई हुई है, चेंज बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन उसमें अमेरिका की जो कोशिश होगी और अमेरिका के साथ नेटो कंट्रीज भी साथ आ मिलेंगे, तो वो है मरकजी किरदार या लीडरशिप का किरदार इस पूरे खत्ते में पास रहे, इजराइल के पास रहे। और उसको वकीयत देने लिए, उसको बरकरार रखने के लिए अगर इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सऊदी अरेबिया जैसा बड़ा मुल्क अगर इसको कतर जैसा लॉयल है ना अलाय, तो ये बहुत हद तक उसको कुर्बान कर देंगे। और ना ईरान को इस तरह ये स्थानवी हैसियत में पनपने देंगे, लेकिन ये अपनी उस कोशिश में इजराइल समेत कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब, हमारे साबिक एम्बेसडर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया था, और इनके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तीनों ने गुफ्तगू की। देखना ये है कि कल 13 तारीख़ है, लेकिन अमेरिकन टाइम के हिसाब से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ से निकलेंगे, पहुँचेंगे चाइना, और 13 से 15 तक आए किया जा रहा है कि शायद ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ ईरान का मुस्तकबिल डिस्कस होगा, कुछ गारंटीज़ दी जाएंगी, मांगी जाएंगी, बल्कि जो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, ख़ास करके ट्रंप रजीम में, उस पर भी बहुत सारी गुफ्तगू शदीद मुतवक्के है कि हो सकती है। लेकिन बहरहाल दुनिया का इस वक्त पीस दाव पर लगा हुआ है, और उस पीस को बहाल करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस जंग के अलावा जो माशी तौर पर एक जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, उस पर बात करेंगे।